हे दोस्तों, अगर आपको मेरी लिखी हुई स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इस स्टोरीज को शेयर कर दिया करें। मैं बहुत ही मेहनत करती हूँ, सो प्लीज़ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सॉन्ग खत्म हो जाता है। अभिमन्यु रीत के माथे पर किस करते हुए बोलता है, आई लव यू रीत। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना, नहीं तो ये दिल शायद धड़कना भूल जाएगा। रीत उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोलती है, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर, मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। आपसे दूर जाने का ख्याल भी मैं अपने दिल में नहीं ला सकती। अभिमन्यु उससे गले लगा लेता है। दोनों की ही आंखों में आंसू थे। पूर्वी और तेजस डिनर करके जैसे ही बाहर आते हैं, पूर्वी एकदम से चिल्लाती है, सर वो तेजस, क्या हुआ? तुम ऐसे चिल्लाई क्यों? पूर्वी, सर आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खानी है। तेजस, व्हाट? तुम सच में पागल हो? तुम आइसक्रीम के लिए इतनी जोर से चिल्लाई थी। एनीवे, तुम आइसक्रीम नहीं खा सकती। पूर्वी, क्यों? तेजस, इतनी ठंड है, आइसक्रीम खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। उसकी बात सुन पूर्वी चिढ़ते हुए बोलती है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो बीमार पड़ जाऊंगी। प्लीज सर, एक ही आइसक्रीम की तो मांग कर रही हूँ, प्लीज ना। वो किसी छोटे बच्चे की तरह तेजस के कोट की स्लीव्स पकड़ते हुए बोलती है। उसका मासूम सा चेहरा देखकर तेजस को मानना पड़ता है और वो एक गहरी सांस लेकर बोलता है, ओके फाइन, तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। तेजस आइसक्रीम लाकर उसे देते हुए बोलता है, ये लो, अब खुश? पूर्वी, हाँ थैंक यू सो मच सर। तेजस, ठीक है, चलो अब गाड़ी में बैठो, हमें चलना है। मैं अभिमन्यु को भी कॉल करके बता देता हूँ कि हम फार्म हाउस के लिए निकल रहे हैं। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। पूर्वी छोटे बच्चे की तरह आइसक्रीम खा रही थी। तेजस जब उसे देखता है तो उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो जल्दी से उसे छुपा लेता है और कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। रीत और अभिमन्यु भी वहां से फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में चारों फार्म हाउस आ जाते हैं। पूर्वी रीत और अभिमन्यु दोनों के गले लगकर उन्हें बधाई देती है। तेजस भी गले मिलकर दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है। तेजस पूर्वी को उसके घर ड्रॉप कर देता है। रीत अपने रूम में सोने चली जाती है क्योंकि अभिमन्यु का पैर अब ठीक हो गया था, इसीलिए रीत वापस से अपने रूम में शिफ्ट हो गई थी। अभिमन्यु अपने रूम में बैल्कनी में खड़ा चांद को निहार रहा होता है। तभी तेजस उसके पास आता है और उसके बगल में खड़े होते हुए बोलता है, मुझे पता है तेरे चेहरे की खुशी और सुकून देखकर मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा है। अभिमन्यु उसे गले लगाते हुए बोलता है, मैं तुझे बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। तेजस, तुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज मेरा दोस्त कितना खुश है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, वैसे तूने मॉम को बताया कि तूने उनके लिए बहू ढूंढ ली है? अभिमन्यु उससे अलग होकर बोलता है, नहीं अभी नहीं। तेजस, तो फिर किसका वेट कर रहा है? मॉम को कॉल लगा और उन्हें बता,
अभिमन्यु, नहीं, मैं माँ को कॉल पर नहीं, मैं उन्हें सामने से बताना चाहता हूँ। मैं उनके चेहरे की खुशी देखना चाहता हूँ। अभिमन्यु थोड़ा घबरा कर बोलता है। तेजस, माँ को रीत पसंद तो आएगी ना? तेजस उसे समझाते हुए बोलता है। अभिमन्यु, रीत बहुत अच्छी लड़की है और सबसे बड़ी बात वो तेरी पसंद है और तेरी पसंद हमेशा बेस्ट होती है, तो भला मॉम उसे नापसंद कर सकती है? अभिमन्यु हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। तेजस, चल अब तू ज्यादा मत सोच और सो जा, मैं भी सोने जा रहा हूँ, कल मुझे भी वापस जाना है। अभिमन्यु तेजस उसे गुड नाइट बोलकर सोने चला जाता है। अभिमन्यु भी आकर सो जाता है। इसी तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं। तेजस भी वापस जयपुर जा चुका था। रीत बाहर गार्डन में बेंच पर बैठी हुई थी। चांद की रोशनी हर तरफ बिखरी थी। ठंडी सर्द हवाएं उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी। अभिमन्यु पीछे से उसे शॉल उड़ाकर उसके पास बैठते हुए बोलता है, क्या हुआ? तुम अभी तक सोई नहीं और तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम परेशान हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। रीत उसके कंधे पर सर रखते हुए बोलती है, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है और आप मेरे पास हैं तो कोई भी दर्द, कोई भी परेशानी मुझे छू भी नहीं सकती। वो तो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो बस यहाँ आकर बैठ गई। अभिमन्यु प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोलता है, रीत, हर दर्द, हर तकलीफ को तुम तक पहुँचने से पहले उसे मुझसे टकराना पड़ेगा। रीत नम आंखों से बोलती है, सर, मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझती हूँ जो आप मुझे मिले। अभिमन्यु उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोलता है, नहीं रीत, खुशनसीब तो मैं हूँ जो मुझे तुम मिली। रीत की आंखों से आंसू उसके गाल पर लुढ़क आते हैं। अभिमन्यु परेशान होते हुए, क्या हुआ रीत, तुम रो क्यों रही हो? रीत, ये तो खुशी के आंसू हैं सर। थैंक्स मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए उसे गले से लगाते हुए बोलता है, थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए रीत, मेरी लाइफ बनने के लिए, और बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी वाइफ भी बना लूंगा और तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वो एक बॉक्स उसके आगे करते हुए बोलता है। रीत जैसे ही वो बॉक्स लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, अभिमन्यु तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेता है। रीत फिर अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो अभिमन्यु अपना हाथ वापस से पीछे ले लेता है। रीत झल्ला कर बोलती है, अभी तो आपने कहा कि ये मेरे लिए है और जब मैं ले रही हूँ तो दे नहीं रहे। जाइए, मुझे नहीं चाहिए। अभिमन्यु, ये है तो तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें ये गिफ्ट ऐसे नहीं मिलेगा। रीत क्या मतलब ऐसे नहीं मिलेगा? तो कैसे मिलेगा? अभिमन्यु पहले तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। रीत हैरान होते हुए बोलती है, क्या? मैं आपको आपके नाम से कैसे बुला सकती हूँ? अभिमन्यु क्यों नहीं बुला सकती? क्या शादी के बाद भी तुम मुझे सर कहकर बुलाओगी? रीत शर्माते हुए बोलती है,
नहीं, शादी के बाद तो मैं आपको आपके नाम से बुलाऊंगी। अभिमन्यु, तो तुम मुझे अभी से मेरे नाम से बुलाने की आदत डाल लो। अब पहले मेरा नाम लो, तब तुम्हें ये गिफ्ट मिलेगा। रीत मुंह बनाते हुए बोलती है, आप बहुत बुरे हैं अभिमन्यु। उसके मुंह से अपना नाम सुन अभिमन्यु के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो बॉक्स उसके आगे करते हुए बोलता है, गुड, अब ये लो तुम्हारा गिफ्ट मेरी जान। रीत मुस्कुराते हुए बॉक्स खोलती है तो उसमें एक खूबसूरत सी पायल का जोड़ा था। रीत पायल देखकर बहुत खुश होती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, ये तो बहुत ही प्यारी है। अभिमन्यु अपने हाथों से उसके पैरों में पायल पहनाते हुए बोलता है, तुम्हें पता है मेरी मॉम को पायल बहुत पसंद थी। वो हमेशा अपने पैरों में पायल पहनती थी। जब मैं छोटा था ना, तो मैं जल्दी खाना नहीं खाता था। जब मॉम खाने की प्लेट लेकर मेरे आसपास आती तो मैं वहां से भाग जाता और मुझे पकड़ने के लिए वो मेरे पीछे भागती थी और उनके पायल की आवाज पूरे घर में गूंजती थी। जब वो बैठकर काम करती तो मैं उनके पैरों के पास बैठकर उनकी पायल से खेलता था। अभिमन्यु की आंखें नम हो जाती हैं। रीत उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोलती है, आप अपनी मॉम को बहुत मिस करते हैं ना। अभिमन्यु उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोलता है, तुम्हें पता है रीत, जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी तो मैं बिल्कुल टूट गया था। तब मुझे कौशल्या माँ ने संभाला था। उस वक्त मैं सिर्फ 9 साल का था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मैं किसी से बात नहीं करता था, बस अपनी मॉम की तस्वीर लिए रोता रहता था। तब मुझे माँ ने संभाला। वो मुझे अपने साथ अपने घर रायचंद पैलेस ले आई। उन्होंने मुझे कभी मॉम की कमी नहीं होने दी। मुझे माँ का प्यार, माँ की ममता दी और मुझे अपने बेटे की तरह पालकर बड़ा किया। रीत, अगर आज मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ, तो सिर्फ मेरी माँ की वजह से। उन्होंने कभी मुझसे और तेजस में कोई फर्क नहीं किया। अभिमन्यु की बात सुन रीत की आंखें नम हो जाती हैं। रीत अभिमन्यु की तरफ देखकर पूछती है, और आपके डैड, मेरा मतलब है कि वो कभी आपसे मिलने नहीं आए? उनकी बात सुन अभिमन्यु थोड़ी देर खामोश रहता है, फिर बोलता है, मेरा और उनका रिश्ता तभी कमजोर हो गया था जब मेरी मॉम मुझे छोड़कर गई थी। वो कभी मेरे पास नहीं बैठते थे। उन्हें अपने बिजनेस और अपनी डील से फुर्सत ही नहीं थी। उन्हें तो शायद याद ही नहीं था कि उनका कोई बेटा भी है, और वो रिश्ता उस दिन पूरी तरह से टूट गया जब उन्होंने उस औरत से दूसरी शादी की। मैं नहीं चाहता था कि वो उससे शादी करे। मुझे वो औरत कभी पसंद नहीं आई। इनफैक्ट वो मॉम को भी ज्यादा पसंद नहीं थी। वो मिस्टर रितेश रजावत, अभिमन्यु के डैड की फ्रेंड और उनकी बिजनेस पार्टनर दोनों थी, जिस वजह से वो अक्सर हमारे घर आया करती थी। और जब भी वो हमारे घर आती तो मॉम और मिस्टर रजावत में लड़ाई होती थी, और मेरी मॉम के जाने के बाद उस दिन वो पूरी तरह से उस घर में आ गई।
जब मिस्टर रजावत ने उससे मेरी मॉम की जगह दी, उनसे शादी करके उसे अपनी पत्नी बनाया और उसी दिन मैंने उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। तब से वो मेरे लिए मेरे डैड नहीं, सिर्फ मेरी मॉम के हस्बैंड मिस्टर रितेश रजावत हो गए। उनके बाद से मैंने कभी उन्हें डैड कहकर नहीं बुलाया और मेरे लिए अब कौशल्या माँ और विवेक पापा, तेजस के मॉम डैड ही मेरे माँ बाप हो गए। रीत अभिमन्यु के कंधे पर सर रखकर बोलती है, अभिमन्यु, मैं हमेशा आपके साथ आपके पास रहूंगी। अभिमन्यु उससे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा मेरी जान। बहुत जल्द मैं माँ को हमारे रिश्ते के बारे में बताऊंगा और तुम्हारे घर बारात लेकर आऊंगा तुम्हें ले जाने। उसकी इस बात को सुन रीत मुस्कुराने लगती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए थे। तभी अभिमन्यु का फोन रिंग होता है। वो देखता है तो तेजस की कॉल थी। वो कॉल रिसीव करता है और बात करने के बाद कॉल कट कर देता है। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। उसे परेशान देखकर रीत उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या कहा तेजस भाई ने? सब ठीक तो है ना? अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर बोलता है, रीत, मुझे कल जयपुर वापस जाना होगा। मुझे कल सुबह ही निकलना होगा क्योंकि ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके जाने की बात सुन रीत उदास हो जाती है। अभिमन्यु उसे उदास देखकर बोलता है, रीत, तुम ऐसे उदास होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरा बिल्कुल मन नहीं है तुम्हें छोड़कर जाने का, लेकिन मैं तेजस को और परेशान नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक वो अकेला ऑफिस का पूरा काम संभाल रहा है, इसीलिए अब मुझे वापस जाना होगा। रीत अपनी उदासी छुपाते हुए बोलती है, नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आपको मुझसे एक वादा करना होगा। वो अपना हाथ आगे करते हुए बोलती है, आप अपना ख्याल रखेंगे और जल्दी वापस आएंगे अपनी रीत से मिलने। अभिमन्यु उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना ख्याल रखूंगा और बहुत जल्द पूरे बैंड बाजी के साथ अपनी जान को लेने आऊंगा, क्योंकि अब अपनी रीत के बिना ये अभिमन्यु रजावत अधूरा है। रीत उसके गले लग जाती है। दोनों की आंखों में आंसू थे। रीत पैकिंग में उसकी हेल्प करती है। सुबह अभिमन्यु कार में अपना लगेज रखता है, फिर रीत के पास आता है और उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोलता है, अपना ख्याल रखना। रीत की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो अभिमन्यु के गले लगते हुए बोलती है, अपना ध्यान रखिएगा और टाइम पर खाना खाइएगा। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस करता है, फिर पूर्वी से बोलता है, पूर्वी, अपनी जान को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, मेरी रीत का ख्याल रखना। पूर्वी, अभिमन्यु सर, आप आराम से जाइए, मैं हूँ, रीत के साथ उसका ख्याल रखूंगी। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए कार में बैठता है और वहां से निकल जाता है। फ्लैशबैक एंड।
अब प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। तेजस बालकनी में खड़ा बाहर देखते हुए बोलता है, अभिमन्यु वापस आ गया था। ऑफिस में काम ज्यादा था, जिस वजह से वो मॉम को अपने और रीत के बारे में नहीं बता पाया था। इसी तरह कुछ हफ्ता बीत जाता है। अभिमन्यु रीत से कॉल पर बात करता था। वो उससे बहुत प्यार करता था, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार। रीत भी उससे प्यार करती थी शायद। इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। अभय, अगर अभिमन्यु रीत से इतना प्यार करता था तो वो उसे छोड़कर क्यों गई? आखिर दोनों अलग कैसे हुए? तेजस फिर से बोलना शुरू करता है, मैं और अभिमन्यु एक डील के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गए थे। वैसे तो हम सिर्फ 3 दिनों के लिए गए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमें वहाँ 1 हफ्ता रुकना पड़ा। इस 1 हफ्ते में अभिमन्यु की रीत से कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि जाने से पहले उसका फोन गिरकर टूट गया था। उस 1 हफ्ते में उसने रीत को बहुत मिस किया था और उसने कहा था कि जब हम वापस आएंगे तो वो अपने और रीत के रिश्ते के बारे में मॉम और बाकी घर वालों से बात करेगा। जब हम वापस आए तो वरुण, अभिमन्यु का असिस्टेंट, ने हमें एक एनवेलप ला कर दिया और बताया किसी लड़की ने ये अभिमन्यु के लिए भेजा है। उस एनवेलप में रीत का एक लेटर था और अभिमन्यु की दी हुई रिंग और पायल थी। अभिमन्यु ने जब वो लेटर पढ़ा तो उसका चेहरा पूरा ब्लैंक हो गया। कुछ देर पहले उसके चेहरे पर जो खुशी थी, जो मुस्कुराहट थी, वो एक पल में दर्द और गुस्से में बदल चुकी थी। जब मैंने वो लेटर पढ़ा तो मेरे भी होश उड़ गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। अभय, ऐसा क्या लिखा था उस लेटर में? तेजस, रीत ने उस लेटर में लिखा था कि वो किसी और से प्यार करती है। वो अभिमन्यु से प्यार नहीं करती। उसने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया था। किसी ने उसे अभिमन्यु से प्यार का नाटक करने के लिए पैसे दिए थे और इसीलिए उसने अभिमन्यु से प्यार का झूठा नाटक किया था। अभय, वो ऐसा कैसे कर सकती है? तेजस, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि रीत ऐसा करेगी। अभय, क्या सच में वो लेटर रीत ने ही लिखा था? ये भी तो हो सकता है कि वो लेटर झूठा हो। तेजस, नहीं, वो रीत ने ही लिखा था, क्योंकि मैंने उसी समय रीत को कॉल किया था और उसने अभिमन्यु से खुद कहा कि उसने वो लेटर लिखा है और उसमें जो भी लिखा है वो सच है। उसने पैसों के लिए अभिमन्यु को धोखा दिया। रीत ने अभिमन्यु को उसके प्यार की कसम देकर कहा कि वो उसे भूल जाए और कभी उससे मिलने या बात करने की कोशिश न करे। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर तेजस आगे बोलता है, रीत के धोखे से अभिमन्यु बिल्कुल टूट गया था, इसीलिए वह किसी को बिना बताए ऑस्ट्रेलिया चला गया, क्योंकि वह अपने दिल का दर्द सबसे तो छुपा सकता था, लेकिन मॉम से नहीं छुपा पाता। वो अंदर से पूरी तरह से बिखर गया था। वो खुद को कितना भी मजबूत दिखाने की कोशिश करता, लेकिन मॉम उसे देखकर समझ जाती कि वो किस कदर बिखरा हुआ है और अभिमन्यु उन्हें दुखी नहीं देख सकता था, इसीलिए वह तेरे पास ऑस्ट्रेलिया चला गया। फिर तेजस ने उसे बताया
कि जब अभिमन्यु वापस आया तो कैसे उसे रीत मिली और कैसे उसने उससे शादी की और अब वो यहाँ है। सब कुछ सुनने के बाद अभय एकदम शॉक्ड हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभिमन्यु के साथ उसके दोस्त के साथ इतना सब कुछ हो गया और उसे अब पता चल रहा है। लेकिन उसके दिल और दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। उसे खोया देख तेजस उसके कंधे पर हाथ रख कर बोलता है, क्या हुआ? तू क्या सोच रहा है? अभय तेजस को देखकर बोलता है, तेजस मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तेजस कैसी गड़बड़? अभय तूने एक बात पर ध्यान दिया? तेजस कौन सी बात? अभय तेजस जो भी हुआ उस हिसाब से तूने ये कहा कि रीत ने ये सब पैसों के लिए किया और वो किसी और से प्यार करती है। तेजस हाँ, क्योंकि उसने खुद बोला कि उसने ये सब पैसों के लिए किया। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात कौन सी है? अभय भाई तूने सब बातों में एक बात पर गौर नहीं किया। तेजस क्या? अभय यही कि अगर सच में रीत ने सब पैसों के लिए किया होता तो वो अभिमन्यु की दी हुई रिंग क्यों वापस करती? वो उसे बेच भी तो सकती थी। और अगर बात पैसों की है तो वो अभिमन्यु को छोड़ती ही नहीं, क्योंकि अभिमन्यु एक फेमस बिजनेसमैन है। उसके पास दौलत, शोहरत, नेम, फेम सब कुछ है और वो तो उससे इतना प्यार करता था और शायद आज भी करता है। तेजस बात सिर्फ इतनी नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। तेजस हैरान होकर बोलता है, तू सही कह रहा है। शायद मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। इसका मतलब है कि सच कुछ और ही है जो रीत हमसे और अभिमन्यु से छुपा रही है। अभय हमें इस लेटर के पीछे का राज जानना होगा। तेजस मैं अभी रोहन को कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन निकालने को बोलता हूँ। वो अपने असिस्टेंट रोहन से बात करता है, फिर कॉल कट करके अभय से बोलता है, रोहन को कुछ दिन लगेंगे सारी इंफॉर्मेशन निकालने में, तभी वो हमें बता पाएगा कि सच क्या है और उस लेटर के पीछे कौन है। अब बस एक बार सारा सच पता चल जाए, फिर पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है। क्या रीत ने सच में पैसों के लिए अभिमन्यु को धोखा दिया या बात कुछ और ही है? अभय तेजस के पास आकर बोलता है, तू टेंशन मत ले, रीत ऐसी नहीं है जैसा वो खुद को दिखा रही है। मैं उससे ज्यादा जानता तो नहीं हूँ, लेकिन जितना भी अभी तक उसके बारे में सुना है, मुझे नहीं लगता कि उसने अभिमन्यु को धोखा दिया है। तेजस आई विश उन दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। इधर रीत को होश आ जाता है। वो धीरे से उठकर बैठती है। उसके सिर में हल्का दर्द हो रहा था। वो अपने सर पर हाथ रखती है। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी। वो धीरे धीरे बेड से उतरने लगती है। अभिमन्यु बैल्कनी में खड़ा था। उसकी नजर जब रीत पर जाती है तो भागकर उसके पास आता है और बोलता है, तुम बेड से क्यों उठी? तुम्हारे सिर में चोट लगी है। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को बोला है। वो उसे वापस बिठाते हुए बोलता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज देती। अभिमन्यु उसे आराम से बैठाता है
और पानी का ग्लास देते हुए बोलता है, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? उसकी आंखों में रीत के लिए फिक्र और परवाह साफ झलक रही थी। रीत पानी पीती है और धीमी आवाज में बोलती है, अब मैं ठीक हूँ। अभिमन्यु, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। और अब बेड से नीचे मत उतरना, मैं आता हूँ। इतना बोलकर वो रूम से बाहर चला जाता है और कुछ देर बाद हाथ में खाने की प्लेट लेकर आता है। रीत थोड़ा सा ही खाती है क्योंकि उसका खाने का मन नहीं था, लेकिन अभिमन्यु उसे फिर से थोड़ा सा खाना और खिलाता है क्योंकि रीत को मेडिसिन लेनी थी। अभिमन्यु उसे मेडिसिन देता है और थोड़ी देर में ही वो गहरी नींद में चली जाती है। अभिमन्यु उसके पास बैठकर उसे प्यार से देख रहा था क्योंकि वो सोते हुए और प्यारी लग रही थी। वो उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और रूम से बाहर नीचे हॉल में आ जाता है। नीचे हॉल में अभय और तेजस डाइनिंग टेबल पर बैठे उसका वेट कर रहे थे। अभिमन्यु उन दोनों के पास आता है। तेजस, अब रीत कैसी है? उसने डिनर किया? अभिमन्यु, हाँ, डिनर कर लिया, अभी सो रही है। तेजस, चलो अच्छा है, उसने डिनर कर लिया, आजा तू भी कुछ खा ले। अभिमन्यु, नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम लोग डिनर कर लो, वो जाने लगता है। तो अभय और तेजस उसे पकड़कर बोलते हैं, तू खाएगा तभी हम खाएंगे, नहीं तो हम भी डिनर नहीं करेंगे। दोनों की जिद के कारण उसे भी डिनर करना पड़ता है। तीनों साथ में खाना खाते हैं। फिर कुछ देर बाद बात करने के बाद सोने चले जाते हैं। सुबह अभिमन्यु और अभय मिलकर ब्रेकफास्ट बना रहे थे। तेजस वहीं बैठकर उनसे बातें कर रहा था क्योंकि उसे ज्यादा कुछ बनाने नहीं आता था। वैसे तो अभय को भी ज्यादा कुछ पकाने नहीं आता, लेकिन फिर भी वो तेजस से अच्छी कुकिंग कर लेता था। तीनों डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाते हैं। तभी रीत फ्रेश होकर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती है। वैसे तो अब वो ठीक थी, लेकिन उसके सिर में अभी भी हल्का हल्का दर्द हो रहा था। अभिमन्यु उसे देखता है तो तुरंत उसके पास आकर बोलता है, तुम नीचे क्यों आई? तुम्हारे सिर में चोट लगी है ना? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को बोला है। उसे इस तरह परेशान देख रीत बोलती है, मैं ठीक हूँ और मैं रूम में अकेली बैठी थी, इसीलिए नीचे आ गई। अभय उसके पास आता है और बोलता है, कोई बात नहीं रीत, अब तुम नीचे आ गई हो तो आओ बैठो, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। रीत उसे देखकर पहचानने की कोशिश कर रही थी। अभय, ओह सॉरी, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मैं अभय, अभिमन्यु और तेजस के बचपन का दोस्त। अभिमन्यु ने तो तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा। रीत हाँ में अपना सर हिला देती है। सब साथ में ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं। तभी वहाँ रूही और वैभव आते हैं। अभय रीत को उन दोनों से मिलवाता है। रूही, भाभी अब आप कैसी हैं? रीत, अब मैं ठीक हूँ। आपके सिर में अब दर्द तो नहीं हो रहा ना? वैभव उसे देखकर बोलता है। रीत, मैं ठीक हूँ, बस हल्का दर्द है, अभी दवा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। रूही, भाभी आप बैठिए और पहले नाश्ता कीजिए। रीत को दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है
क्योंकि दोनों बहुत ही प्यारे थे। तभी तेजस का फोन रिंग होता है। तेजस देखता है तो कौशल्या की कॉल थी। वो फोन रिसीव करता है। कौशल्या गुस्से से बोलती है, तेजस अभी आप कहाँ हैं? तेजस, मॉम क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? मैं अभी अभिमन्यु के साथ हूँ, उसके फार्म हाउस पर। कौशल्या, क्या अभिमन्यु आपके पास ही है? तो कॉल स्पीकर पर डालिए। तेजस, हाँ मॉम, वो यही है। इतना बोलकर वो कॉल स्पीकर पर डाल देता है। सब वहीं बैठे थे। रूही धीरे से बोलती है, बड़ी माँ इतने गुस्से में क्यों है? कौशल्या, अभिमन्यु आप और तेजस, अभय, रूही और वैभव, आप सब अभी के अभी घर आइए। और हाँ अभिमन्यु, आप अपनी पत्नी को लाना मत भूलिएगा। आप दोनों अपना सामान पैक कीजिए और यहाँ आइए। और आप लोग भी उनके साथ यहाँ आइए, हमें आप सबसे बात करनी है। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है। सब के सब हैरान बैठे थे। तेजस शॉक्ड होकर बोलता है, मॉम को रीत के बारे में कैसे पता चला? वैभव धीरे से बोलता है, अब तो हम सब गए। बड़ी माँ को भाई की शादी के बारे में पता चल गया है और उन्हें ये भी पता चल गया होगा कि हम सब ने सबसे ये बात छुपाई है। रीत चुपचाप बैठी थी। अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर बोलता है, तुम जाकर अपना सामान पैक कर लो, हम सब थोड़ी देर में घर के लिए निकलेंगे। रूही, चलिए भाभी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। दोनों रूम में चली जाती हैं। कुछ देर बाद अभिमन्यु लगेज कार में रखता है और सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर रायचंद पैलेस के लिए निकल जाते हैं। रीत को काफी डर लग रहा था। आज वो पहली बार अभिमन्यु की फैमिली से मिलने वाली थी। अभी तक उसने सिर्फ अभिमन्यु से उसकी फैमिली के बारे में सुना था, लेकिन आज वो पहली बार उनसे मिलने वाली थी, वो भी अभिमन्यु की पत्नी के रूप में। वो काफी नर्वस थी। उसके दिल में एक डर सा था कि अभिमन्यु का परिवार उसे किस नजर से देखेगा, उसे पसंद भी करेगा या नहीं, क्योंकि 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो सोच रही थी कि क्या उसे अभिमन्यु की नफरत के साथ उसकी फैमिली की नफरत का भी सामना करना पड़ेगा। अभिमन्यु उसे देख रहा था। वो उसके चेहरे का डर और बेचैनी अच्छे से पढ़ सकता था। उसे पता था कि रीत क्या सोच रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और कुछ देर में वो लोग पहुंच जाते हैं। अभिमन्यु कार से उतरकर रीत के साइड का दरवाजा खोलकर बोलता है, पहुंच गए हैं हम, उतरो। रीत गाड़ी से उतर जाती है। सामने एक बड़ा और बहुत ही खूबसूरत सफेद रंग का बंगला था, जिस पर बड़ी ही खूबसूरती से रायचंद पैलेस लिखा हुआ था। रीत और अभिमन्यु एक बड़े से गार्डन से होते हुए घर की तरफ बढ़ रहे थे। गार्डन काफी बड़ा और खूबसूरत था, जिसमें रंग बिरंगे खूबसूरत फूल खिले हुए थे। सभी अंदर चले जाते हैं, लेकिन रीत और अभिमन्यु अभी भी दरवाजे पर ही खड़े थे। रीत ने लाइट पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था, उस पर मैचिंग दुपट्टा।
कान में छोटे छोटे इयररिंग, चेहरे पर मेकअप के नाम पर हमेशा की तरह सिर्फ आंखों में काजल और होठों पर हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन हर बार की तरह वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। वो अभिमन्यु के साथ दरवाजे पर खड़ी थी और बहुत ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि सामने अभिमन्यु का पूरा परिवार खड़ा था, जिसके मिजाज इस वक्त थोड़े सख्त लग रहे थे। मीठी, घर की सर्वेंट, मीठी आरती की थाल लाकर कौशल्या को देती है। कौशल्या उनकी आरती करती है, फिर उन्हें तिलक लगाकर अंदर आने को बोलती है। वो दोनों अंदर आते हैं और जाकर सबसे पहले सरला और शैलेंद्र जी, दादी और दादू का आशीर्वाद लेते हैं। सरला और शैलेंद्र जी दोनों ही मुस्कुराकर उन्हें खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। फिर वो विवेक के पैर छूते हैं। विवेक उनके सर पर हाथ रखकर बोलते हैं, खुश रहिए। वो जैसे ही कौशल्या के पैर छूने के लिए झुकते हैं, तो कौशल्या अपने कदम पीछे ले लेती हैं। सब समझ जाते हैं कि वो नाराज हैं। अभिमन्यु कौशल्या के पास जाता है और बोलता है, मुझे पता है माँ, आप मुझसे नाराज हैं और नाराज होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बिना बताए शादी की है। मैंने गलती की है। आई एम सॉरी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। कौशल्या, अभिमन्यु हम आपसे नाराज हैं, लेकिन इस बात से नहीं कि आपने हम सबको बिना बताए शादी कर ली। हम दो खुश हैं कि आपने शादी की। आपने अपने लिए जीवन संगिनी ढूंढी। हम आपसे नाराज इसलिए हैं कि हमें ये बात आपसे नहीं बल्कि किसी और से पता चली। हमें ज्यादा खुशी होती अगर हमें यह बात आपसे पता चलती। अभिमन्यु अपना सर झुकाए खड़ा था। सरला अभिमन्यु से पूछती है, अभिमन्यु, आपने शादी कब की और हम सबको बताया क्यों नहीं? क्या इसी वजह से आप यहाँ नहीं आ रहे थे? अभिमन्यु, दादी, मैंने रीत से शादी कुछ दिन पहले ही की है। मैं पहले रीत से प्यार करता था। आप सबको याद होगा, मैं और तेजस कुछ साल पहले हम जैसलमेर गए थे एक मीटिंग के लिए। वहाँ पर पहली बार मेरी और तेजस की मुलाकात रीत से हुई थी। रीत एक रेस्टोरेंट में जॉब करती थी। तब मैंने पहली बार उसे देखा था और शायद तभी उसकी सादगी मुझे पसंद आ गई थी। वो रीत की तरफ देखकर बोलता है। रीत चुपचाप अपना सर झुकाए खड़ी थी। फिर अभिमन्यु आगे बोलता है, रीत अपने चाचा चाची के साथ रहती थी और जब मेरे पैर में चोट लगी थी तो उसने मेरा ख्याल रखा था। तेजस ने उसे ही केयर टेकर की जॉब पर रखा था। उसने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, जिस वजह से मेरा पैर काफी जल्दी ठीक हो गया। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं आप सबको रीत के बारे में बताना चाहता था, लेकिन ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से मैं आप सबको बता नहीं पाया। फिर मुझे अचानक ही ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा और जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि रीत के चाचा चाची
पैसों की लालच में जबरदस्ती उसकी शादी एक गुंडे से कर रहे हैं, तो उसे बचाने के लिए मैंने उससे शादी कर ली। मैं माँ को और सबको बताता, उससे पहले ही आप सबको पता चल गया। रीत सर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत भी कर सकता है। उसके इतने बड़े धोखे के बाद भी अभिमन्यु ने सारा इल्जाम अपने ऊपर लिया ताकि उसका सर ना झुके, उसे किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। कौशल्या अभिमन्यु के पास आकर कहती है, पता ही नहीं चला कि कब आप इतने बड़े और समझदार हो गए। आपने सिर्फ अपने प्यार को ही नहीं पाया, बल्कि एक लड़की की इज्जत और उसकी जिंदगी भी बचाई है। हमें आप पर बहुत गर्व है। उनकी आंखें नम हो जाती हैं। अभिमन्यु, माँ आप मुझसे नाराज नहीं हैं? कौशल्या, नहीं, हम आपसे नाराज नहीं हैं, बल्कि हम तो बहुत खुश हैं। अभिमन्यु उनके गले लग जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। विवेक, अरे भाई, माँ बेटे का प्यार हो गया हो तो जरा हमारी नई बहू पर भी ध्यान दे दीजिए। कौशल्या रीत के पास जाती हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती हैं, सच में बहुत खूबसूरत हैं आप, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। सरला उनका साथ देते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कौशल्या, लेकिन बेटा आपके सर पर ये पट्टी। वो रीत के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है। रीत कुछ बोलती उससे पहले ही रूही बोल देती है, दादी मैं बताती हूँ। वो कल भाभी सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें वीकनेस की वजह से चक्कर आ गया। कौशल्या हैरान होकर बोलती है, रीत आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने हमें बताया क्यों नहीं? अभिमन्यु, आप इनका अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं। वो उनकी तरफ देखकर बोलती है, अभिमन्यु, माँ वो। कौशल्या, क्या माँ वो? चुप रहिए आप। रीत, आप जाइए अपने रूम में जाकर आराम कीजिए। रूही, आप इन्हें अभिमन्यु के रूम में ले जाइए। रूही, जी बड़ी माँ, चलिए भाभी। रीत अभिमन्यु को देखती है, फिर रूही के साथ उसके रूम में ऊपर चली जाती है, क्योंकि अभिमन्यु का रूम ऊपर था। आप सब भी जाकर आराम कर लीजिए, थक गए होंगे। सरला सबकी तरफ देखकर बोलती है, अभिमन्यु, नहीं दादी, तेजस और मैं ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में बहुत काम है। अभय, चलो मैं भी तुम लोगों के साथ ऑफिस चलता हूँ, फिर वहीं से घर के लिए निकल जाऊंगा। इतना बोलकर वो जैसे ही आगे बढ़ने को होता है, सरला उसका कान पकड़ते हुए बोलती है, आप कहाँ जा रहे हैं? पहले हमें ये बताइए कि आप ऑस्ट्रेलिया से कब आए और आप हम सबसे मिलने क्यों नहीं आए? यहाँ तक कि आपने आने की खबर भी नहीं दी। अभय, आउच, दादी मेरा कान छोड़ दीजिए, मैं आपको सब बताता हूँ। सभी मुंह दबाकर हंस रहे थे। कौशल्या, माँ छोड़ दीजिए ना उसका कान, देखिए कितना दर्द हो रहा है उसे। तब सरला अभय का कान छोड़ देती है। ठीक है, अब आप हमें बताइए। अभय अपना कान सहलाते हुए बोलता है, वो मैं कल ही वापस आया हूँ और मैंने
अपने आने की खबर किसी को नहीं दी क्योंकि मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन यहाँ आकर तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। अभिमन्यु की शादी का इतना बोलकर वो हंसने लगता है। वैभव, तो भाई वृंदा आंटी और अनुराग अंकल को भी नहीं पता कि आप वापस आए हैं। वृंदा शेखावत अभय की मॉम और अनुराग शेखावत अभय के डैड। अभय की फैमिली में 3 ही लोग थे, अभय के डैड अनुराग, मॉम वृंदा और उनके दादू ब्रिजेश शेखावत, जो तेजस के दादू शैलेंद्र जी के जिगरी दोस्त थे। वैसे तो अभिमन्यु के दादू भी उन दोनों के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं थे। अभय, नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। फिर वो सबसे मिलता है और तेजस अभिमन्यु के साथ ऑफिस चला जाता है। कौशल्या वैभव और रूही को रोक लेती है ताकि रीत सबसे अच्छे से घुल मिल जाए। विवेक बाहर आते हैं और अपनी कार में बैठकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। घर से कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे एक आदमी चुपकर खड़ा था। वो अपने फोन से किसी को कॉल करके बोलता है, मैडम, वो वापस आ गई है और अभी रायचंद पैलेस में है। फोन के दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आती है, नजर रखो उस पर भी और उन सब पर भी। मुझे उनकी पल पल की खबर चाहिए। गॉट इट? वो आदमी बोलता है, जी मैडम। कॉल कट हो जाता है। एक बड़े और आलीशान कमरे में एक औरत सोफे पर बैठी थी। उसके एक हाथ में शैंपेन का ग्लास और दूसरे हाथ में एक फोटो थी जिसमें एक औरत और आदमी थे जो देखने में पति पत्नी लग रहे थे। वो औरत फोटो को देखते हुए बोलती है, पहले तो मैंने उसे बच्ची समझकर छोड़ दिया था, लेकिन अब लगता है उसे भी वहीं भेजना पड़ेगा जहां तुम दोनों को भेजा है। अब उसने वापस आकर जो गलती की है उसकी सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। बेचारी। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन अगले ही पल गुस्से में दांत पीसते हुए बोलती है, रितिका शर्मा, तूने उस अभिमन्यु की जिंदगी में वापस आकर अच्छा नहीं किया। शायद तू भूल गई है कि 2 साल पहले मैंने क्या किया था। अब सजा सिर्फ तुझे नहीं, उस अभिमन्यु और उसके पूरे परिवार को मिलेगी। अब उन सबको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। इधर रीत अभिमन्यु के रूम को देख रही थी। अभिमन्यु का रूम काफी बड़ा और सिंपल था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। कमरे में सभी सामान ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन के थे। रूम को बहुत ही अच्छे से अरेंज किया गया था। सभी चीजें बहुत ही सलीके से रखी हुई थी। रूम में एक साइड छोटा सा बुक शेल्फ था जिसमें कई सारी बुक्स रखी हुई थी। वहीं एक साइड ड्रेसिंग टेबल था। रूम के बीचों बीच अभिमन्यु का बेड था और उसके जस्ट सामने कबर्ड था। रूम में एक साइड वॉल पर अभिमन्यु और बाकी फैमिली मेंबर्स की फोटो लगी हुई थी, जिसमें अभिमन्यु के बचपन की, उसके स्कूल की, कॉलेज की फोटोज और तेजस और अभय
बाकी घर वालों की फोटोज लगी हुई थी। रीत सभी फोटोज को देख रही थी, जिसे देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो अभिमन्यु के बचपन की एक फोटो पर हाथ फेरते हुए बोलती है, बचपन में भी कितने क्यूट थे आप अभिमन्यु। तभी रूही बोलती है, भाभी आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, आप थक गई होंगी। तब रीत बेड से टेक लगाकर लेट जाती है, क्योंकि वो काफी थक गई थी और दवा से उसे नींद भी आ रही थी। थोड़ी ही देर में वो सो जाती है। रूही नीचे सरला और कौशल्या के पास चली जाती है। इसी तरह रात हो जाती है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। तभी रूही बोलती है, आप सबको याद है ना, 1 हफ्ते बाद मेरा बर्थडे है और सबसे पहले मैं आप सबके साथ सेलिब्रेट करूंगी। फिर हर बार की तरह रात को मॉम डैड पार्टी रख रहे हैं, लेकिन इस बार आप सबको पार्टी में आना पड़ेगा और स्पेशली भाई आपको, नहीं तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। वो अभिमन्यु की तरफ देखकर बोलती है, अभिमन्यु, रूही तुझे पता है ना मुझे पार्टीज पसंद नहीं है। रूही, नहीं भाई, आप इसीलिए मना कर रहे हैं ना क्योंकि वहाँ मिस्टर एंड मिसेस रजावत होंगे। कौशल्या थोड़े गुस्से से बोलती है, रूही ये मिस्टर एंड मिसेस रजावत क्या होता है? हमने आपसे कितनी बार कहा है वो आपके मॉम डैड हैं, लेकिन आपको तो हमारी बात समझ ही नहीं आती है। रूही उदास होकर बोलती है, सॉरी बड़ी माँ, लेकिन आप ही बताइए, वो मेरे और अभय भाई के मॉम डैड हैं, लेकिन उन्हें कभी हमारी परवाह ही नहीं होती। डैड तो हमेशा अपने बिजनेस में ही बिजी रहते हैं और मॉम को अपनी किटी पार्टी और सो कॉल्ड फ्रेंड से ही फुर्सत नहीं मिलती। कौशल्या, हम मानते हैं रूही, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उन्हें मॉम डैड ही ना बोले। रूही अपने कान पकड़कर बोलती है, आई एम सॉरी बड़ी माँ, आगे से मैं ख्याल रखूंगी। वो मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है। कौशल्या मुस्कुराते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा। और हाँ, अभिमन्यु और हम सब आपकी पार्टी में जरूर आएंगे। ये सुनकर रूही, अभय और बाकी सब खुश हो जाते हैं। रीत के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। अभिमन्यु कौशल्या की तरफ देखता है तो कौशल्या आंखों से उसे हाँ कर देती है। अभिमन्यु रूही के चेहरे की खुशी देखकर मान जाता है। रूही, भाभी आप भी आएंगी ना भाई के साथ? रीत अभिमन्यु की तरफ देखती है, फिर मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। रूही, भाभी आपके साथ ये मेरा पहला बर्थडे होगा, हम खूब एंजॉय करेंगे। मैं आपको अपनी सारी फ्रेंड से मिलवाऊंगी। रीत बस मुस्कुरा रही थी। कौशल्या सबको बताती है कि कल वो रीत की पहली रसोई की रस्म कराना चाहती हैं। सभी इस बात से खुश हो जाते हैं और कुछ देर बाद सब
अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। रीत भी रूम में आ जाती है और अपने लगेज से कुर्ती और प्लाजो लेकर चेंज करने चली जाती है। वो जैसे ही चेंज करके आती है, अभिमन्यु झटके से उसकी बाजू पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है और गुस्से में बोलता है, मेरे परिवार से दूर रहो। रीत हैरान होकर बोलती है, ये आप क्या बोल रहे हैं? हाथ छोड़िए मेरा। अभिमन्यु, अनजान बनने की कोशिश मत करो। मेरी बहन बहुत भोली है और मेरा परिवार बहुत सीधा साधा है। मैं तुम्हें उन्हें अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उनका दिल नहीं दुखाने दूंगा, समझी तुम? रीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भरे गले और गुस्से से बोलती है, आपने मुझसे शादी की है, आपने मुझे अपनी पत्नी बनाया है और आप ही मुझे यहाँ लेकर आए हैं। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ यहाँ। और वैसे भी मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं जो मुझे परिवार का प्यार नसीब हो। उसके आंसू बहकर उसके गालों पर आ जाते हैं। उसके चेहरे पर एक दर्द और आंखों में एक खालीपन था जो अभिमन्यु के दिल में चुभ रहा था। उसके आंसू अभिमन्यु को बेचैन कर रहे थे। अभिमन्यु झटके से उसे छोड़ देता है और बिना कुछ बोले रूम से बाहर चला जाता है। रीत अपने आंसू पोंछती है और सोफे से सर टिकाकर बैठ जाती है और थोड़ी देर में ऐसे ही सो जाती है। रीत सुबह जल्दी उठ जाती है और फ्रेश होकर एक सिंपल सा फ्रॉक सूट पहन लेती है। वो अपने बाल सुखा रही थी, तभी कौशल्या उसके रूम में आती है। वो उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और बोलती है, माँ आप? कौशल्या, हाँ हम आपके लिए ये कुछ सामान लाए थे। उनके हाथ में एक थाल थी जिसमें कुछ साड़ियाँ और गहने थे। रीत, लेकिन माँ ये सब? कौशल्या, ये आपके लिए है। आज आपकी पहली रसोई है और हम चाहते हैं कि आप आज ये पहने। वो एक साड़ी उठाते हुए बोलती हैं, ये अभिमन्यु की माँ अमृता की साड़ी है। अमृता हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, इसीलिए हम चाहते हैं कि आज आप ये साड़ी पहने। आप पहनेंगी ना रीत? रीत थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से बोला था, इसीलिए वो हाँ में गर्दन हिला देती है। कौशल्या, हम बहुत खुश हैं, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। रीत, लेकिन माँ मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। कौशल्या, कोई बात नहीं, हम रूही को बोल देते हैं, वो आपकी मदद कर देगी तैयार होने में। इतना बोलकर फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। रीत साड़ी को अपने हाथों में लेते हुए बोलती है, मैंने माँ से हाँ तो बोल दिया, लेकिन अभिमन्यु मुझे इस साड़ी में देखकर और गुस्सा ना हो जाए। वो तो मुझसे पहले ही नफरत करते हैं। मुझे अमृता माँ की साड़ी में देखकर शायद मेरे लिए उनकी नफरत और बढ़ जाए। वो खुद से ही बोलती है, अभिमन्यु मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी रूम में रूही आती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, लीजिए भाभी, मैं आ गई आपकी हेल्प करने। उसकी बात सुन रीत मुस्कुरा देती है। रूही तैयार होने में उसकी हेल्प करती है और थोड़ी देर में रीत तैयार हो जाती है। रूही उसे देखकर बोलती है, वाह भाभी,
आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। सच में अभिमन्यु भाई आपको देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। उनकी बात सुन रीत बस हल्के से मुस्कुरा देती है। रीत ने आज सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी जो काफी हैवी थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। उसने अपने बालों का जूड़ा बनाकर उसमें गजरा लगाया हुआ था। कानों में बड़े बड़े झुमके, हाथों में लाल सुहाग का चूड़ा, आंखों में काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक, माथे पर एक छोटी सी लाल बिंदी और उसके होठों की प्यारी सी मुस्कुराहट जो उसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा रही थी। वो सच में आसमान से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। रीत आज सही मायनों में अपनी शादी के बाद तैयार हुई थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो जल्दी से किचन में आती है और मीठी से सबकी पसंद पूछकर उनके लिए खाना बनाती है। रीत को सारे काम आते थे, इसीलिए वो जल्दी से सारा खाना बनाकर मीठी और रूही के साथ मिलकर सब डाइनिंग टेबल पर अरेंज कर देती है। थोड़ी ही देर में सभी लोग हॉल में आ जाते हैं। रीत शैलेंद्र और सरला जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। सरला उसका माथा चूमते हुए बोलती है, हमेशा खुश रहिए, बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप। फिर वो विवेक और कौशल्या के पैर छूती है। कौशल्या उसे काजल का टीका लगाते हुए बोलती है, किसी की नजर ना लगे आपको, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। अभय और वैभव भी उसकी तारीफ करते हैं। अभिमन्यु तेजस के साथ बात करते हुए सामने से आ रहा था। उसकी नजर जैसे ही रीत पर पड़ती है तो वह पलके झपकाना ही भूल जाता है। अभय उसे हल्के से कोनी मारते हुए बोलता है, इतना मत घूर, उसे नजर लग जाएगी। अभिमन्यु तुरंत अपनी नजरें उस पर से हटा लेता है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। रीत ने मटर पनीर, आलू दम, जीरा राइस, मलाई कोफ्ता, बूंदी रायता, कचौड़ी, आलू के पराठे और खीर बनाया था। शैलेंद्र जी चेयर खींच उस पर बैठते हुए बोलते हैं, वाह भाई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। रीत सबको खाना सर्व करती है। अभिमन्यु तो पहले भी उसके हाथों का खाना खा चुका था, इसीलिए उसे पता था कि रीत खाना बहुत ही अच्छा बनाती है। सभी खाना शुरू करते हैं तो सबके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और सब उसकी तारीफ के पुल बांधने लगते हैं। कौशल्या अपने हाथों से सोने के कड़े उतार कर उसके हाथों में पहना देती है। रीत थोड़ा झिझक कर बोलती है, माँ ये। कौशल्या मुस्कुराते हुए बोलती है, ये आपका शगुन है। बाकी सब भी उसे शगुन देते हैं। रीत की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि आज से पहले कभी उससे इतना प्यार नसीब नहीं हुआ था। तेजस उसे एक बॉक्स देते हुए बोलता है, ये तुम्हारा शगुन। रीत कौशल्या को देखती है तो वो उसे आंखों से ले लेने का इशारा करती है। तब रीत वो बॉक्स ले लेती है और उसे खोलती है। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत घड़ी थी। रीत मुस्कुराकर बोलती है, शुक्रिया तेजस भाई। तेजस उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है, खुश रहो। रीत के फेस पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है
क्योंकि अब जाकर तेजस ने उससे बात की थी। अभय भी उसे एक बॉक्स देते हुए बोलता है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। रीत बॉक्स खोलती है तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत मोबाइल था। रीत फोन देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि जब गुंडे उसके पीछे पड़े थे तब उसका फोन रास्ते में ही गिर गया था। वो खुश होकर बोलती है, थैंक यू अभय भाई। अभय मुस्कुराते हुए बोलता है, हमेशा खुश रहो। अभिमन्यु को छोड़कर सबने उसे कुछ ना कुछ शगुन दिया था। शैलेंद्र अभिमन्यु को देखकर बोलते हैं, बरखुरदार, अभी तक आपने रीत को शगुन नहीं दिया। अभिमन्यु बिना किसी की तरफ देखे बोलता है, सॉरी दादू, मुझे याद नहीं था, इसीलिए कुछ लाया नहीं हूँ मैं। कौशल्या, अभिमन्यु आप ऐसे कैसे भूल सकते हैं, आपको याद होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, आप रीत को शॉपिंग पर ले जाइए, वो खुद अपनी पसंद से ले लेगी। अभिमन्यु, माँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे शॉपिंग पर ले जाऊं, वो रूही के साथ जाकर ले लेगी, उसे जो चाहिए होगा। कौशल्या कुछ बोलती उससे पहले रीत बोलती है, कोई बात नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो है मेरे पास। अभिमन्यु, माँ आप परेशान मत होइए, अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो वो खुद ले लेगी। तब कौशल्या कुछ नहीं बोलती। अभिमन्यु अपनी चेयर से उठते हुए बोलता है, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अभय खीर खाते हुए बोलता है, भाई खीर तो खा ले, बहुत अच्छी बनी है। अभिमन्यु, मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है। सरला, लेकिन अभिमन्यु खीर तो आपको बहुत पसंद थी ना। अभिमन्यु रीत की तरफ देखकर बोलता है, कभी कभी वक्त के साथ पसंद बदलनी पड़ती है दादी, क्योंकि कुछ पसंद ऐसी होती है जिन्हें वक्त रहते न बदला जाए तो वो जिंदगी में खुशी नहीं, सिर्फ दुख का कारण बनकर रह जाती हैं। इतना बोलकर रीत से अपनी नजरें हटा लेता है और तेजस से कहता है, मैं जा रहा हूँ, तू आ जाना। और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसकी बात सुन रीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो जल्दी से उन्हें छुपा लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसके और अभिमन्यु के रिश्ते के बारे में पता चले। कौशल्या रीत से बोलती है, रीत क्या आप दोनों में लड़ाई हुई है? रीत, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वह तुरंत वहां से किचन में चली जाती है। तेजस बात संभालते हुए बोलता है, मॉम वो ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए अभिमन्यु शायद थोड़ा डिस्टर्ब है। तेजस, अभय और विवेक भी ऑफिस चले जाते हैं। फिर रूही और वैभव भी अपने घर रजावत मेंशन के लिए निकल जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रीत काफी खुश थी, क्योंकि अभिमन्यु की फैमिली बहुत अच्छी थी, सब उसके साथ बहुत प्यार से रहते थे। लेकिन वो उदास भी थी, क्योंकि उसके प्रति अभिमन्यु का बर्ताव अभी भी वैसा ही था, रूखा और सख्त, जिसे कोई और तो नहीं, लेकिन कौशल्या जरूर नोटिस कर रही थी। अभिमन्यु की नफरत उसके गुस्से के रूप में रीत के सामने आ रही थी।
सुबह रीत ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार हो रही थी। उसकी चूड़ियों की खनखनाहट से अभिमन्यु की आंख खुल जाती है। वो सामने देखता है तो रीत का नेकलेस उसके बालों में फंस गया था, जिसे वो निकालने की मशक्कत कर रही थी। रीत ने लाइट ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था। अभिमन्यु उसे देखता है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो उठता है और उसकी तरफ बढ़ जाता है। रीत खुद में ही इस कदर उलझी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब अभिमन्यु उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। अभिमन्यु उसके बालों को एक साइड करता है। उसके हाथ जैसे ही रीत की गर्दन से टच होते हैं, उसकी धड़कन बुलेट ट्रेन से भी तेज चलने लगती है। वो अभिमन्यु को अपने इतने करीब देखकर एकदम से घबरा जाती है और जैसे ही मुड़ने को होती है, अभिमन्यु उसके कान के पास आकर धीरे से बोलता है, ऐसे ही खड़ी रहो। तब वो चुपचाप से खड़ी हो जाती है। अभिमन्यु आहिस्ता आहिस्ता नेकलेस को उसके बालों से अलग करता है और उसके हाथ में दे देता है। रीत नेकलेस ले लेती है। अभिमन्यु जाने लगता है, लेकिन फिर वो रुकता है और मुड़कर उसके पास वापस आता है। रीत अपनी मांग में सिंदूर लगाने जा रही थी। अभिमन्यु अपने हाथ में सिंदूर लेकर उसकी मांग भर देता है। रीत की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। अभिमन्यु उसे देखकर हल्के से मुस्कुराता है और फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तेजस और अभय एक जरूरी काम बोलकर चले जाते हैं। अभिमन्यु और विवेक ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। एक सुनसान जगह पर तेजस और अभय दोनों एक पेड़ के पास अपनी कार के बोनट से टेक लगाकर खड़े थे। उनके सामने रोहन खड़ा था। तेजस, क्या कुछ पता चला? रोहन, यस सर। अभय, तो बता ना भाई, किसका वेट कर रहा है? रोहन, जी सर, बोलकर बताना शुरू करता है। रोहन तेजस की तरफ देखकर बोलता है, सर 2 साल पहले जब आप और अभिमन्यु सर मिस्टर ओबरॉय के साथ मीटिंग के लिए इटली गए थे, तब रीत मैडम और उनकी दोस्त पूर्वी मैडम जयपुर आई थी। तेजस चौंक कर बोलता है, क्या रीत और पूर्वी यहाँ आई थी? लेकिन क्यों? तब रोहन आगे बताता है, क्योंकि वो शायद अभिमन्यु सर से सच जानना चाहती थी। अभय, कैसा सच? रोहन उन्हें कुछ फोटोज और एक कार्ड देते हुए बोलता है, शायद इसका सच। तेजस और अभय दोनों ही फोटोज को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो फोटोज अभिमन्यु की थी जिसमें कोई लड़की उसके साथ थी। वो फोटोज कुछ इस तरीके से खींची गई थी जिसे देखकर लग रहा था दोनों में कोई रिश्ता है। किसी फोटो में वो लड़की अभिमन्यु के गले लगी हुई थी तो किसी में ऐसा लग रहा था जैसे दोनों किस कर रहे हों। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु की सेक्रेटरी शनाया थी। अभय बोलता है, ये तो अभी की सेक्रेटरी शनाया है ना? तेजस, हाँ, ये अभिमन्यु की सेक्रेटरी है, लेकिन अभिमन्यु और शनाया की ऐसी फोटोज मैं मान ही नहीं सकता। मैं अभी को अच्छे से जानता हूँ। वो रीत के अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकता
और ना ही कभी किसी और के करीब जा सकता है। ये फोटोज झूठी हैं। अभय, हाँ तू सही कह रहा है, ये जरूर अभी को फंसाने के लिए खींची गई है। रोहन, यस सर, ये फोटोज झूठ है। अभिमन्यु सर ने आज तक आंख उठाकर किसी लड़की को नहीं देखा। ये सारी फोटोज किसी ने उन्हें फंसाने के लिए खींची हैं। रोहन वो कार्ड आगे करते हुए बोलता है, ये देखिए सर, अभिमन्यु सर और शनाया के एंगेजमेंट सेरेमनी का कार्ड। तेजस गुस्से से बोलता है, इसका मतलब है ये सब किसी की सोची समझी चाल थी। अभय रोहन को देखकर बोलता है, क्या तुमने शनाया को इस बारे में कोई बात की है? रोहन, नो सर, मुझे लगा पहले आप दोनों को सब बता देना चाहिए, यही सही होगा। तेजस, गुड, बिल्कुल सही किया तुमने। उस शनाया से अब हम खुद बात करेंगे। और कोई इन्फॉर्मेशन? रोहन, यस सर। सर, जब रीत मैडम यहाँ आई थी तो रितेश अभिमन्यु के डैड उनसे मिले थे और कुछ बात की थी। अभय, व्हाट? क्या तुम्हें पता है कि रितेश अंकल और रीत के बीच क्या बात हुई थी? रोहन, नो सर, उनके बीच क्या बात हुई, ये तो बस रितेश सर, रीत मैडम और पूर्वी मैडम को ही पता है। लेकिन हाँ सर, वो उनसे मिलने के बाद वापस चली गई थी और वहाँ जाने के दूसरे दिन ही उनकी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। उसकी बात सुन तेजस घबरा कर बोलता है, क्या पूर्वी का एक्सीडेंट हुआ था? अभय उसके चेहरे की घबराहट देख रहा था। रोहन, यस सर, और एक्सीडेंट काफी भयानक था। उनके सिर में काफी गहरी चोट लगी थी। फिर रीत मैडम ने हॉस्पिटल में उनके इलाज के लिए पूरे 50 लाख रुपए जमा किए थे। तेजस और अभय हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। अभय, रोहन, क्या तुम्हें पता है कि रीत ने वो पैसे कहाँ से अरेंज किए थे? रोहन, नो सर, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, रीत मैडम ने किसी से वो पैसे लिए थे और उसी से पूर्वी मैडम की जान बच पाई थी। तेजस अपनी आंखें बंद करता है और एक लंबी सांस लेकर अपने गुस्से को शांत करता है। फिर उससे बोलता है, रोहन, मुझे वो इंसान चाहिए जो इन सब के पीछे है। कुछ भी करो, कैसे भी करके उसे पकड़ो। मुझे वो इंसान चाहिए जिसने मेरे दोस्त की जिंदगी में जहर घोला है। इस वक्त वो काफी गुस्से में था। अभय उसे शांत करता है और रोहन से बोलता है, रोहन, जल्द से जल्द उस इंसान को ढूंढो, उसका नाम पता करो। रोहन, जी सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तेजस, मुझे कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। रोहन, यस सर, बोलकर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। देर बाद अभय और तेजस के कैबिन में बैठे थे और दोनों ही इस वक्त काफी गुस्से में थे, क्योंकि उनके सामने शनाया बैठी थी और उसके चेहरे पर इस वक्त डर और खौफ साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि उसके सामने वही फोटोज और कार्ड रखे थे जो रोहन ने उन्हें लाकर दिए थे। तेजस गुस्से से बोलता है, लगता है तुम ऐसे सच नहीं बोलोगी। अभय, अभिमन्यु को कॉल लगा और उसे यहाँ बुला, उसे भी तो पता चले कि शनाया कैसे उसकी अच्छाई का फायदा उठा रही है।
उसकी बात सुनते ही शनाया अपने हाथ जोड़कर रोते हुए बोलती है, नो सर, नो, प्लीज सर, आप अभिमन्यु सर को मत बुलाइए, प्लीज। अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। मैं आप दोनों को सब सच बताती हूँ। अभय, ठीक है, नहीं बुलाता, सब सच बताओ। तब शनाया बोलती है, आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। ये सारी फोटोज झूठी हैं। इनमें जो भी दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी फोटोज मैंने जानबूझकर खिंचाई है। मैं अभिमन्यु सर को पसंद करती थी, लेकिन वो किसी लड़की की तरफ देखते ही नहीं थे, मेरी तरफ भी नहीं। मैं उनके लिए हर रोज अच्छे से तैयार होकर आती, शॉर्ट ड्रेसेस पहनती, लेकिन सर ने मुझे कभी ठीक से देखा ही नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर फिर भी मैंने कोशिश नहीं छोड़ी। लेकिन एक दिन मैंने उन्हें एक लड़की से बात करते देखा। रीत नाम था उस लड़की का। सर बहुत ही हंस हंस कर बातें कर रहे थे उससे। उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक और आंखों में अलग ही खुशी थी। मुझे जलन होने लगी कि अभिमन्यु सर ने आज तक मुझे एक नजर भर कर भी नहीं देखा और उस लड़की से इतना खुश होकर बातें कर रहे हैं। फिर मैंने चुपके से उनके लैपटॉप पर उस लड़की की फोटो देखी तो मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया। मुझे लगा कि एक बहन जी टाइप लड़की मुझसे मुकाबला कर रही है। मैं सोच रही थी कि कैसे उसे अभिमन्यु सर की जिंदगी से बाहर करूं। फिर कुछ दिन बाद मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई। मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन वो कोई औरत थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे अभिमन्यु सर के साथ कुछ ऐसी फोटोज खिंचवानी है जिसे देखकर ऐसा लगे जैसे हमारे बीच बहुत ही खास रिश्ता है, और वो फोटोज मुझे रीत को भेजनी है और इस काम के लिए मुझे बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। मैं बहुत खुश हो गई। मुझे लगा इसमें तो दोनों तरफ से मेरा ही फायदा है। इससे तो वो लड़की भी सर की लाइफ से चली जाएगी और मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने उस औरत को हाँ बोल दिया। मैंने सर के सामने अपनी तबीयत खराब होने का नाटक किया और बेहोश होकर गिरने लगी, और जैसे ही सर मुझे बचाने के लिए मेरे पास आए, हमारी फोटोज खिंच गई। सर को तो पता ही नहीं था कि कोई उनकी फोटोज ले रहा है। वो सारी फोटोज ऐसी थी जैसी मुझे चाहिए थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच कोई खास रिश्ता है। मैं वो सारी फोटोज रीत को भेजने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि अगर रीत ने उन फोटोज पर बिलीव नहीं किया तो इसीलिए मैंने एक एंगेजमेंट कार्ड बनवाया जिस पर अभिमन्यु सर और मेरा नाम लिखा हुआ था, और मैंने वो कार्ड और सारी फोटोज दोनों ही उस औरत के दिए हुए एड्रेस पर भेज दिया। मुझे शक था कि वो फोटोज और वो कार्ड रीत तक पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन
तब मुझे यकीन हो गया जब रीत यहाँ आई। जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ था। उसकी बात सुन तेजस और अभय दोनों की ही भौवें चढ़ गई। इस समय दोनों काफी ज्यादा गुस्से में थे। तेजस गुस्से से दांत पीसते हुए बोलता है, शुक्र मनाओ कि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, नहीं तो तुम्हारा वो हाल करता कि तुम सोच भी नहीं सकती। शनाया रोते हुए बोलती है, सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी। अभय गुस्से से बोलता है, इतना घटिया काम करने के बाद तुम माफी मांग रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतनी गिरी हुई हरकत की है तुमने, तुम्हें तो जेल भेज देना चाहिए। शनाया, नो सर, नो प्लीज सर। तेजस, उस इंसान का नाम बताओ जिसने तुम्हें कॉल किया था, कौन है वो? शनाया, सॉरी सर, मैं नहीं जानती कि वो कौन है, मुझे उसका नाम नहीं पता और ना ही मैंने कभी उसे देखा है। मुझे तो बस किसी की कॉल आई थी, हम कैसे मान लें? तुम सच बोल रही हो, अभय ने उसे घूरते हुए कहा। तब शनाया बोलती है, सर मैं सच बोल रही हूँ, मैं अपनी मम्मी की कसम खाती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो जो कोई भी थी, वो जरूर अभिमन्यु सर की कोई बड़ी दुश्मन थी और ऐसा लगता था जैसे वो रीत को भी पहले से जानती हो, क्योंकि उसकी बातों में ही अभिमन्यु सर और उस लड़की के लिए नफरत झलकती थी। तेजस और अभय दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपनी जगह से खड़े होते हैं। यहाँ पर जो भी बात हुई वो बाहर नहीं जानी चाहिए, किसी को भी इन फोटोज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और अगर तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की या कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम यहाँ नहीं सीधे जेल में नजर आओगी, समझी तुम? तेजस उसे घूरते हुए बोलता है। शनाया चुपचाप से सर झुकाकर खड़ी थी और हाँ, अभिमन्यु और रीत से दूर रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है। अभय उसे उंगली दिखाकर वॉर्न करते हुए बोलता है। फिर दोनों ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। तेजस और अभय दोनों आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। अभय कार स्टार्ट कर देता है। तेजस चुपचाप से सीट पर पीछे की तरफ सर टिकाए बैठा था। अभय उसे ऐसे चुप बैठा देखकर बोलता है, तू टेंशन मत ले, हम जल्दी ही उस औरत को पकड़ लेंगे जिसने हमारे दोस्त की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। तेजस उसकी तरफ देखकर बोलता है, अभय मैं एक अच्छा भाई नहीं हूँ। रीत मुझे भाई बोलती थी, लेकिन मैं एक भाई का फर्ज नहीं निभा पाया। अभय, तेजस इसमें तेरी गलती नहीं है, तू एक बहुत अच्छा भाई है। उस वक्त हालात ही ऐसे थे, लेकिन अब हम दोनों मिलकर उस इंसान को पकड़ेंगे, तू टेंशन मत ले। अभय ड्राइव करते हुए बोलता है। तेजस अभय भाई थोड़ा मुस्कुरा दे। तेजस अभी भी वैसे ही उदास बैठा था। अभय, अगर तू मुस्कुराया नहीं तो मैं तुझे तेरे बचपन के नाम से चिढ़ाना शुरू कर दूंगा,
समझा टिल्लू? तेजस चिढ़कर बोलता है, अभय तू मेरे हाथ से पिटेगा। अभय पहले तू हंस, नहीं तो मैं रीत को बता दूंगा कि तुझे हम बचपन में टिल्लू कहकर चिढ़ाते थे। तेजस उसे घूर कर देखता है, फिर अपना दांत दिखाकर बोलता है, अब खुश? अभय हंसने लगता है तो तेजस के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। इधर अभिमन्यु अपने रूम में बेड पर पीछे की तरफ सर टिकाए आंखें बंद किए हुए बैठा था। रीत रूम में आती है तो उसे ऐसे बैठा देखकर सोचने लगती है कि आखिर अभिमन्यु ऐसे क्यों बैठे हैं। फिर वो उसके पास जाकर बोलती है, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अभिमन्यु उसे एक नजर देखता है, फिर वापस से अपनी आंखें बंद कर रूखे अंदाज में बोलता है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रीत को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर वो बोलती है, आपके सर में दर्द हो रहा है। अभिमन्यु कुछ नहीं बोलता तो रीत बोलती है, लाइए मैं आपके सिर की मालिश कर देती हूँ। वो जैसे ही साइड के ड्रॉर से ऑयल की शीशी निकाल उसके सर की ओर हाथ बढ़ाती है, अभिमन्यु झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और गुस्से से बोलता है, मैंने कहा ना कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? मेरी तबीयत ठीक है या नहीं? मेरे सिर में दर्द हो रहा है या नहीं? इन सब बातों से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझी तुम? तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, अब वो है तुम्हारे पास। मैंने तुम्हें मिसेस रजावत बना दिया है। अब तुम्हारे पास सिर्फ पैसे नहीं, ऐशो आराम, दौलत, शोहरत सब कुछ है। तो बंद करो अपने प्यार का ये झूठा नाटक। इतना बोलकर अभिमन्यु झटके से उसे छोड़ देता है और उठकर जाने लगता है। रीत पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलती है, क्यों कर रहे हैं अभिमन्यु आप ऐसा? अभिमन्यु कुछ नहीं बोलता। रीत रोते हुए बोलती है, मैं नाटक नहीं कर रही, मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, मुझे बस आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए। अभिमन्यु गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी परवाह, तुम्हारी फिक्र सब झूठ है। रीत सब कुछ एक दिखावा है, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? रीत के हाथों पर उसकी पकड़ कसती जा रही थी, जिससे उसके हाथों की चूड़ियां टूटकर उसके हाथों में चुभ रही थी और उसके हाथों से खून निकल रहा था। दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही स्टोरीज को शेयर कर दिया करें। अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें, इसी तरह से प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।